करने। चलिए, ये आपको कुछ भी क्लास में कराया ही नहीं गया ये वाले क्वेश्चंस। चलिए फिर इसको करिए। हाइपरबोला के कुछ क्वेश्चंस हैं। बेटा बातें नहीं, जैसे बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो इसके लगभग हम लोगों ने सारे चैप्टर्स के 2026 के पीवाईक्यूज कर लिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की यदि हम लोग पूरी एनालिसिस करें तो इतना तो समझ में आ रहा है कि उसमें जो जेई मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के ही होंगे। जो कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ डीप कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जा रहा है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है, आप प्रॉब्लम को कितना समझ पा रहे हैं। मींस कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत कुछ ऐसा कोई ऐसा लॉजिक पूछ दें जो आपको पता नहीं, ऐसा नहीं पूछेंगे। वो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के ही हेडिंग है, बट क्वेश्चंस कर पाना आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना ब्रेन है। तो चलिए इसको ट्राई करिए। और हम लोगों ने लगभग सारे चैप्टर कर लिए। इसके आगे हम लोग कैलकुलस की प्रैक्टिस करेंगे। किसकी प्रैक्टिस करेंगे? कैलकुलस की, ठीक है। बेटा बातें नहीं, प्रॉब्लम को लिखना नहीं है, ये आप केवल इसको सॉल्व करिए। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपके ग्रुप में, मैंने आई थिंक सर्कल, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला, इनकी प्रॉब्लम्स आपको ग्रुप में भेज दी हैं। इलिप्स और हाइपरबोला के क्वेश्चंस भी हम आपको भेज देंगे। इनको बस सॉल्व करना, जितनी स्पीड में सॉल्व कर सकते हो वो करिए। प्रॉब्लम नोट नहीं करना है, क्वेश्चन को नोट नहीं करना है। आप प्रॉब्लम को पढ़ें, जो इंफॉर्मेशन गिवन हो उसको बस नोट कर लें। चले, जिन बच्चों को प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है उनको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। इसमें क्या है? लेट फोकस, इसमें फोकाई का मतलब होता है फोकस। फोकस सिंगुलर वर्ड है और फोकाई का मतलब हाइपरबोला में एक से ज्यादा फोकस होते हैं, इसलिए हम लोग फोकाई वर्ड यूज करते हैं। तो फोकाई ऑफ हाइपरबोला को इनसाइड विद फोकाई ऑफ इलिप्स। तो इस लाइन का मतलब है जो हाइपरबोला का फोकस है वही इलिप्स का फोकस है। नॉर्मली हालांकि फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि हम लोग देखें तो कुछ ऐसा बोला गया जैसे ये इलिप्स है, इलिप्स का एक फोकस एस है, दूसरा एस डैश है, तो एक दूसरा हाइपरबोला है, दूसरा हाइपरबोला है। बेटा आपस में बात करनी, क्लास के बाहर जाओ। ये हाइपरबोला है, इस हाइपरबोला का भी फोकस एस और एस डैश, मतलब इलिप्स का जो फोकस है वही हाइपरबोला का फोकस है, ऐसा बोला गया है। यार एक चीज बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जब कभी भी इलिप्स और हाइपरबोला के फोकस कोइंसाइड कर दिए जाए तो वहां पर हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में, आपके जैसे मैंने क्लास में पढ़ाया था उसी से मैं फॉर्मूला भी डिराइव कर देता हूं। बट उस फॉर्मूले का आपको याद रखना, क्योंकि इस बार जेईई मेंस में 2026 में दोनों के फोकस सेम है, ऐसा 2 बार क्वेश्चन आया है। और साथ में 2025 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि इलिप्स और हाइपरबोला का जो फोकस है वो कैसा है? सेम है। तो इसमें होता क्या है, जैसे इलिप्स की बात हम लोग करें तो इलिप्स में हमें एक कंडीशन पता है। इलिप्स के केस में जैसे यहां पर नॉर्मली कौन सा इलिप्स है? कौन सा? हॉरिजॉन्टल। अभी जो इलिप्स हम लेने वाले वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स लेने वाले हैं और ट्रांसवर्स हाइपरबोला लेने वाले। कौन सा लेने वाले? हॉरिजॉन्टल इलिप्स और ट्रांसवर्स हाइपरबोला। अच्छा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स में एक रिलेशन होता था ए बी और ई में। क्या होता था? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर।
ये होता था। इसमें किसी को कोई डाउट है? अच्छा, इसमें यदि हम इस वाले से ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना निकल के आएगा? तो ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर, अभी ये लिखना नहीं है, ये डायरेक्ट इससे जो रिजल्ट बनेगा वो याद रखना होगा हमें। बट लॉजिक भी हमें समझ में आ जाएगा कि यार ये कैसे चीजें आई हैं। ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर बनेगा, ये ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस का होगा उधर जाके प्लस, तो इधर बचा क्या? ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर इधर आया माइनस का बी स्क्वायर। इसको हमने थोड़ी देर के लिए फर्स्ट इक्वेशन मान लिया कि भाई ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इन केस ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला के केस में वो भी कौन सा हाइपरबोला? कौन सा? ट्रांसवर्स हाइपरबोला, इस तरीके वाला हाइपरबोला। यार इसमें भी एक रिलेशन होता था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये रिलेशन हम लोगों का होता था। अच्छा, अब इस जगह पर यदि हम लोग देखें इस जगह पर, तो यहां से अगेन बस इसमें एक लफड़ा है। हाइपरबोला का ए बी इलिप्स के ए बी से क्या होगा? अलग। तो हमने इसमें थोड़ा सा ये कैपिटल बी कर दिया और ये कैपिटल, जिससे थोड़ा अलग अलग दिखेगा। हाइपरबोला के केस में कैपिटल ए और कैपिटल बी है। अच्छा, इसमें से हम ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो ये कितना निकल के आएगा? ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के आ गया। अच्छा, एक चीज देखो बेटा, यदि मैं इलिप्स में बोलूं तो ये ए ई कॉमा 0 होगा और हाइपरबोला में ये क्या होगा? ए ई कॉमा 0। इसका मतलब स्मॉल ए ई और ये आपका कैपिटल ए ई दोनों बराबर होंगे। अच्छा, इसमें एक लफड़ा और है, इसका इलिप्स का इसेंट्रिसिटी ई है, तो इस वाले का इसेंट्रिसिटी इसको कैपिटल ई कर दे, थोड़ी देर के लिए कैपिटल ई कर दे रहे हैं, ये अलग है। तो यहां पर हमने इसकी सेंट्रिसिटी ऐसे ली, तो जो इलिप्स के केस में स्मॉल ए ई है, हाइपरबोला के केस में वही कैपिटल ए ई है। क्या दोनों सेम है? अरे यही तो दे रखा कि दोनों के फोकस सेम है। इसका मतलब ए ई का स्क्वायर और ये वाले ए ई का स्क्वायर दोनों क्या होंगे? सेम। तो यहां से ये दिख गया फर्स्ट और सेकंड से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू किसके होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम है क्योंकि फोकस के रेस्पेक्ट में, तो हाइपरबोला का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू इलिप्स का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ये कंडीशन कब हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करेंगे? जब इलिप्स और हाइपरबोला के फोकाई क्या हो? कोइंसाइड कर रहे हो, सेम हो। आई होप ये बात समझ में आ गई। तो इस कंडीशन को यदि हम डायरेक्टली, वैसे हमें कैलकुलेशन करना पड़ जाता है, ये जो लिखा वो सब कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये मुझे रिजल्ट याद रखना है इन केस ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला, कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल ए स्क्वायर माइनस स्मॉल बी स्क्वायर। तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दी है कि क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, आप नोट करके लिख लीजिए। यदि हाइपरबोला और इलिप्स के फोकस कोइंसाइड करते हैं देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन इसमें थोड़ा सा यहां दिखा देना, ये ए और बी किसके हैं और ये ए और बी किसके हैं? इलिप्स के। थोड़ा सा याद रहेगा। हालांकि ऐसा कुछ याद भी नहीं होता तब भी हम उसको कर सकते थे। हम ये बेसिक फॉर्मूले, बेसिक रिजल्ट्स लगाते और उससे भी सॉल्व हो जाता है। बट यहां थोड़ा सा स्पीड में कैलकुलेशन हो जाएगा। यदि ये रिजल्ट याद है तो टाइम बच जाएगा। तो अब इस वाले रिजल्ट को हम लोग लगा लेते हैं इसमें। चलिए, इस वाले केस में अब एक बार बहुत ध्यान से देखना, फोकस ऑफ हाइपरबोला इलिप्स सेम है। ये किसकी इक्वेशन है? इलिप्स की। इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी है? 5 है। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 5 है। यार मुझे इससे बेटर लग रहा है कॉन्सेप्ट लगा ले, है ना? इससे बेटर क्या लग रहा है? कॉन्सेप्ट। मैंने तो वो कॉन्सेप्ट बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पूरा प्रॉब्लम पढ़ा नहीं था, ठीक है।
इससे बेटर लग रहा है कि हम लोग क्या अप्लाई करें इसमें, कॉन्सेप्ट। चलिए एनीवे यार, इलिप्स का ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है? अरे बोलो भाई 36। बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 16 है। ठीक है। और हाइपरबोला की इक्वेशन में थोड़ी सी अपनी तरफ से मान लेते हो, हालांकि इसको लिखने का मतलब नहीं है, आप इसको लिखें ना। इस वाले केस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1। ये हाइपरबोला, मतलब हाइपरबोला के लिए कैपिटल ए और कैपिटल बी का यूज किया गया। अब इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी है वो कितनी है? 5 है। इसेंट्रिसिटी 5 दे रखी है हाइपरबोला की। ठीक है। और हाइपरबोला का क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड करना। फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो एक काम हम लोग इसमें ये करते हैं, या ये वाला लगा दें फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, ये भी लग जाएगा। हम क्या करते हैं इसमें, इस वाले केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको कुछ याद होगा, हमने सी स्क्वायर वर्ड यूज किया था कहीं। इलिप्स के केस में सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हाइपरबोला में सी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना याद आ रहा है? तो हम उस केस से देखें यार, ये किसके बराबर है? सी स्क्वायर के बराबर। और सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? ए ई का होल स्क्वायर है। सी का मतलब फोकस वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ए ई को ही हमने सी लिखा था। तो ये हो गया इक्वल टू कितना हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये कैपिटल ए तो हमें इसका पता नहीं, बट इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी पता है। इलिप्स का ए पता है, ए स्क्वायर, और इसका भी। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? हाइपरबोला का क्या ए मिल जाएगा? अरे बोलो भाई कितना आ रहा है? 2/√5। तो 2/√5 आ रहा है, तो 2/√5 ये निकल के आ गया। अच्छा, इसके बाद ए स्क्वायर आ गया, तो यहां रख दीजिए। अब ए स्क्वायर पता है 2/√5। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो अगेन इसी रिजल्ट को हम लोग इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4/5 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इलिप्स का ए स्क्वायर 36 है और इलिप्स का बी स्क्वायर कितना है? 16 है। तो इसमें वैल्यू रख देंगे तो हमें बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 96/5 ये आ रहा है। अच्छा, मुझे हाइपरबोला का क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? 2b² तो हाइपरबोला के केस में निकालना था, दैट इज 2b²। ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है। तो नॉर्मली हम लोग इसमें वैल्यूज रख देंगे, बी स्क्वायर की ये वैल्यू रख देंगे, ए की ये वैल्यू रख देंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमने वही सेम फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं तो आप उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सी स्क्वायर लिखते हो, और सी का मतलब क्या होता है? ए इंटू ई। बात वही आ जाती। नोट कर लीजिए स्पीड में, क्योंकि हमने एक तरीके से ए स्क्वायर प्लस, हमने पहले ये फॉर्मूला लगाया और बाद में हमने ये वाला लगा दिया। क्लियर है? तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। कहीं पर पता चला दोनों की इक्वेशंस गिवन है और कोई ये भी दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर दे रखा है तो बी स्क्वायर आ जाएगा। कोई एक अननोन है तो इस वाले रिजल्ट से आ जाएगा। लेकिन ये रिजल्ट कब लगेगा? जब फोकस सेम हो इलिप्स और हाइपरबोला के। चलिए इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं, रफ करें इसको। इसमें थोड़ा सा फंक्शन को मिक्स किया गया है। और हम बात करें डोमेन की, तो डोमेन का यार क्वेश्चन फर्स्ट ही बोलेंगे हम इसको। यार लॉग है, लॉग का डोमेन क्या होता है? लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव करनी होती है। बस जितने लॉग है सभी लॉग को डिफाइंड करना है, बस खास बात ये हो जाएगी। जितने लॉग हैं सभी लॉग को डिफाइंड कर दीजिए, आपका डोमेन आ जाएगा। डोमेन के बाद वो कोऑर्डिनेट तो रत्ती साहब पहले लेक्चर का ही क्वेश्चन है।
कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कभी भी लॉगरिथमिक फंक्शन हो, बहुत ध्यान से देखें, इस लॉग का इनपुट x है और बेस कितना है a, तो लॉग के बारे में तीन चीजें हमें देखनी होती हैं। कैसे तीन चीजें? इधर सेकंड लास्ट सेट बातें करनी तुमको। फिर लॉग के केस में कितनी बातें देखनी है? तीन। सबसे पहली बात होती भाई इसका जो इनपुट है वो कैसा होना चाहिए? अरे बोलो भाई, पॉजिटिव, मींस लॉग के जो अंदर लिखा वो ग्रेटर देन 0। अच्छा, दूसरी बात होती है सर जो फोकस लिखा होना चाहिए, सॉरी ये जो आपका बेस है, बेस कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तीसरी बात इसी में जोड़ दे रहे हैं, बेस कभी भी क्या ना हो, 1 ना हो, मतलब इनपुट भी ग्रेटर देन 0, बेस भी ग्रेटर देन 0, बट ग्रेटर देन 0 में बेस क्या ना हो, 1 ना हो। ये तीन बातें हमें याद रखनी है। इन तीन बातों को ध्यान रखते हुए हमें डोमेन निकालना है। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इस छोटे से लॉग को डिफाइन करते हैं। यदि इस लॉग को हम देखें तो लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहां हम देखें तो 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फर्स्ट इनइक्वालिटी ये है और हमें इसको सॉल्व करना है। यार हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या इसके फैक्टर्स किए जा सकते हैं? अरे बोलो भाई, फैक्टर्स किए जा सकते हैं। अच्छा, माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन लेकर के बोथ साइड मल्टीप्लाई। जैसे ही माइनस कॉमन लेकर के बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। फिर इसके फैक्टर्स क्या होंगे? एनीवन करिए फैक्टर्स। कितना फैक्टर बन रहा है? 9 अंडर रूट में आ रहा है, खतरनाक हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। हमने कहा भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 13 इज लेस देन 0। इसका मतलब है इसके जो दो रूट्स होंगे उनके बीच में इसका सोल्यूशन होगा, अल्फा से बीटा के बीच में सोल्यूशन होगा। मतलब जब लेस लगा होता है तो रूट्स के बीच में सोल्यूशन होता है, और जब ग्रेटर लगा होता है रूट्स के बाहर सोल्यूशन होता है। मींस लेस देन अल्फा ग्रेटर देन बीटा लिख देते हैं। हमेशा याद रखना, क्वाड्रेटिक वगैरह में वेवी कर्व बनाने की जरूरत नहीं। ये नहीं कि अब वेवी कर्व तुम बनाओ, हमेशा यदि लेस लगा है क्वाड्रेटिक में तो रूट्स के बीच का सोल्यूशन होगा। इक्वल होता तो क्लोज्ड इंटरवल होते, और इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल। तो इसमें जो छोटा रूट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 9 माइनस एक लो, हाँ 9 माइनस रूट 29/2, और दूसरा वाला इसका कॉन्जुगेट होगा 9 प्लस रूट 29/2। इसके बीच में इसका सोल्यूशन आएगा, और इसका बेस 7 है तो वो तो पहले से ही डिफाइंड है। अब दूसरे वाले यदि हम लॉग को डिफाइन करें, दूसरे वाले लॉग को डिफाइन करेंगे तो उसके अंदर ये पूरा इनपुट हो जाएगा। इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा लॉग 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13 बेस में 7। इसको ग्रेटर देन 0 करेंगे तो 7 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो इधर ये 1 आ जाएगा। तो 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13 इज ग्रेटर देन 7 की पावर 0 इज 1। इस क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा सॉल्व करके देखें, इसमें भी लेस लगेगा भाई। इसमें जो क्वाड्रेटिक बन रही है दैट इज एक्स स्क्वायर, और कितना बन रहा है माइनस का 9x, और ये कितना बनेगा प्लस का 14। दिस इज लेस देन 0। अगेन रूट्स के बीच में सोल्यूशन बनेगा। इसके रूट्स क्या आएंगे? रूट 2 2 2 और 7 आ रहा है। अच्छा, तो 2 से 7 के बीच में, हाँ 7 दूनी 14, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन किसके बीच में आ गया? 2 से 7 के बीच में। अच्छा, तीसरे वाले लॉग को डिफाइन करें तो इसके अंदर ये पूरा का पूरा लिखा हुआ, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो जितने लॉग हैं हमें सभी को डिफाइन करना पड़ेगा। डोमेन में हमने आपको बताया था जितने चेहरे दिखेंगे हमें सारे फेसेस को क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। तो तीसरे वाले लॉग को डिफाइन करते तो उस लॉग के अंदर, इस वाले लॉग के अंदर ये इतना पूरा है, तो लॉग जिसका बेस 5 है, फिर लॉग जिसका बेस 7 है, और इसके अंदर 9x
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13 लिखा हुआ है एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, 7 की पावर 1 7 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13 और ये 7 बचेगा इधर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x, ये आपका प्लस का 20, दिस इज लेस देन 0। तो 4 और 5, 4 और 5, तो x बिलोंग्स टू 4 से 5 के बीच में। अब एक चीज, इन दोनों में कॉमन ले, इन दोनों में कॉमन क्या है 4 से 5, तो 4 से 5 इन दोनों में कॉमन, और इन दोनों में कॉमन ले तो ये वैल्यू लगभग कितनी होगी, √29 इज 5 पॉइंट समथिंग, तो 9 से 5 पॉइंट समथिंग जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, बाई 2 करेंगे 1 पॉइंट, इससे बड़ा ये आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो इससे बड़े में ये है तो उधर वाला नहीं जाना है, मतलब कॉमन तो यहीं कहीं शुरू होगा। ये कितना 5 + 9 14 पॉइंट समथिंग, ये 7 पॉइंट समथिंग है, 7 पॉइंट समथिंग मतलब इसके बाहर चला गया, मतलब ये जो इंटरवल है ये इंटरवल 4 से छोटी वैल्यू से शुरू हो रहा है और 5 से बड़ी वैल्यू पे खत्म हो रहा है, मतलब इसमें और इसमें कॉमन तो यही आ जाएगा, मींस कॉमन इज 4 to 5। तो ये जितने भी इसमें फेसेस दिख रहे थे, ये सभी फेसेस को हम डिफाइन करें तो अपना ओवरऑल जो डोमेन निकल के आ रहा है दैट इज फ्रॉम 4 to 5। इन्होंने डोमेन क्या लिखा है m to n, इसका मतलब m की वैल्यू 4 हो गई और n की वैल्यू 5 हो गई, m और n मिल गया। अभी आगे बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है, कर सकते हैं और लोग सॉल्व करें इसको, यहां तक किसी को डाउट हो तो डिस्कस कर ले। m पता चल गया, मतलब इस हाइपरबोला का आपको इसेंट्रिसिटी पता चल गया, हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी कितना आ जाएगा 5/3, इसेंट्रिसिटी इज 5/3, ये बन जाएगा 5/3, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पता चल गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम m की जगह 4 रखेंगे 32/3, तो ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया। तो हाइपरबोला के केस में हमें सारे रिजल्ट तो पता है, अरे बोलो भाई, वी नो दैट हाइपरबोला के केस में a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दे रहा हूं, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था। तो इसेंट्रिसिटी इज गिवन, इसेंट्रिसिटी इज 5/3, तो a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर मतलब 25/9, और दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ये इक्वेशन बन गई आपकी, ये फर्स्ट इक्वेशन बन के आ गई a और b में। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 32/3, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हाइपरबोला कौन सा वाला हाइपरबोला, ट्रांसवर्स या कॉन्जुगेट, ये देखना बहुत जरूरी है, नहीं डायरेक्ट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लिख दिया, तो ट्रांसवर्स दैट इज 2b स्क्वायर अपॉन a, दिस इज इक्वल टू कितना है 32/3। यार ए बी में एक ये इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। हम लोग इसमें एक काम करते हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू उठा लेते हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू ए के टर्म में यहां जैसे रखोगे ए में क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक, और किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी ए की, तो ए की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 3 निकल की, ए स्क्वायर आ रहा 3, a3 आ गया, a3 आ गया, तो b की वैल्यू 4 आ रही है, b की वैल्यू 4, तो यहां रख दीजिए 4 का स्क्वायर 16 और ये 3 का स्क्वायर 9, 16 से 9 चला गया, कितना बचा, कितना 7। एक लाइन का कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन था और एक लाइन का ही डोमेन भी है यार, डोमेन हमने शुरुआत की थी तो यही तो बताया था यार, फेसेस देखना है, लॉग के अंदर हमें पता है कि पॉजिटिव होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ इतना आसान क्वेश्चंस हैं। इसलिए अब इसके आगे कितने बच्चे चाहते हैं कि कैलकुलस की प्रैक्टिस हो, मैक्सिमम चाहते हैं तो कैलकुलस ही करेंगे, है ना। तो कैलकुलस में हम 2026 प्लस जो लास्ट के 2-3 साल की एनालिसिस होगी उसमें 2-3 क्वेश्चन और बढ़ा सकते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, 2026 के अलावा 3-4 क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है और ये 2026 में नहीं पूछे गए हैं वो बढ़ा दूंगा बस, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब इसमें मुझे कॉन्सेप्ट भी बताना नहीं चाहिए,
ये तो मतलब आपने कहा यार ये तो बोनस क्वेश्चंस हैं। क्या क्वेश्चंस हैं? अब मुझे, हाँ, अब आप कहोगे सर आपको तो मैथ आती इसलिए आपको बोनस लग रहा है, हमारी जगह बैठ के देखो तब पता चलेगा। लेकिन दो, मैथमेटिक्स कोई डिफिकल्ट मैथमेटिक्स नहीं आई थी, बस डिपेंड करता आपकी कैलकुलेशन, आपका ब्रेन पावर, आपकी एनालिसिस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। कितनी अच्छी कैलकुलेशन है, कितने अच्छे से प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आए थे। हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि मैथमेटिक्स में एट इंस्टेंट उस एक घंटे में उतने क्वेश्चंस कर पाना बहुत मुश्किल होता, आप ही नहीं सबके लिए होता है। लेकिन आप खुद ही समझ रहे होंगे यार, जब मैं क्लास में करा रहा हूं तो आपको वो चीज आसान लग रही है, आप पेपर में कर रहे हैं वो चीज आप नहीं कर पा रहे हैं। गलती कहां पर है? गलती बस इसमें क्योंकि आपकी कैलकुलेशंस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, सीधी सी बात है। तो आपको उसी पे मेहनत करनी है, कैलकुलेशंस पे मेहनत करनी है। अब जैसे मैंने बोला बाइनोमियल यार किसी को पढ़ना हो, हालांकि मैंने तो पूरा पढ़ा दिया है, उसमें भी एक हेडिंग बाकी है जो इस बार एक 2026 में क्वेश्चन भी आया था, वो आज मैं करा भी दूंगा उसको, ये टाइम बचेगा। तो बाइनोमियल की एक छोटी सी हेडिंग जो मैंने अभी नहीं पढ़ाई थी, उसमें मैंने बोला जिसको पढ़ना हो आ जाओ, लेकिन कोई नहीं आया पढ़ने, मतलब किसी को जरूरत ही नहीं है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी पढ़ने आए हैं तो मैं एक काम करूंगा, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, इसको मैं रिवाइज कराऊंगा। रिवाइज इन द सेंस जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो रिवाइज करा दूंगा और क्वेश्चंस करा दूंगा कि वो क्वेश्चंस आपके लग सकें। कैलकुलस खत्म करने के बाद इसी पे आ जाऊंगा, बाइनोमियल, देन कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ाया था उसको भी प्रैक्टिस करा दूंगा, और परमुटेशंस, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी ये उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। और तो इसके अलावा ये टाइम मिला तो ठीक है, नहीं तो अलग। क्या लिखा हुआ है? इलिप्स और हाइपरबोला का सेम फोकाई। अरे इससे आसान क्या हो सकता है? हाइपरबोला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इलिप्स में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम फोकाई, मतलब ये लग गया। हाइपरबोला में ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है, बी स्क्वायर की वैल्यू लेमडा स्क्वायर है, इलिप्स में 144 है। ए गलत हो रहा है, गलत हो गया, पता यहां क्या होगा, क्योंकि इलिप्स आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स नहीं है। तो यदि मैं इसमें देखूं कौन सा इलिप्स है? वर्टिकल। तो वर्टिकल इलिप्स में सुनिएगा, क्योंकि हमने हाइपरबोला का तो क्या ले लिया, हाइपरबोला का एई का स्क्वायर लिखा है। अरे बोलो भाई, हाइपरबोला का क्या लिखा है? एई का स्क्वायर। तो इस इलिप्स का भी एई का स्क्वायर आना चाहिए। तो ये कौन सा वाला है इलिप्स? वर्टिकल। तो वर्टिकल इलिप्स में यदि हम लोग देखें तो उसमें फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यदि हम इसमें बी स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो किसके बराबर आएगा? दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, नहीं वही सेम रिजल्ट बन जाएगा। इसमें बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इसमें फोकस होता बीई, अच्छा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसमें क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यार फॉर्मूला भी याद नहीं रखना, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ गया, ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें वर्टिकल इलिप्स में फोकस चेंज हो जाता है, फोकस बी के टर्म में आ जाता है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, बीई का होल स्क्वायर निकलेगा। तो इसका बीई का जो होल स्क्वायर आएगा और हाइपरबोला ट्रांसवर्स है उसका एई का होल स्क्वायर, दोनों बराबर होंगे। तो ये बी स्क्वायर की वैल्यू 169, ए स्क्वायर की वैल्यू 144, लेमडा स्क्वायर की वैल्यू 9, तो लेमडा की वैल्यू 3, लेमडा की वैल्यू 3 आ गई। आगे क्या लिखा है? ई और एल डिनोट्स इसेंट्रिसिटी एंड लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। तो यार ये तो आ गया ना हाइपरबोला का इक्वेशन,
एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू, ओह यार वो -1 मैंने नहीं देखा, सेम आ जाएगा, वो सेम आ जाएगा पक्का, चलो तो ठीक है। तो यहां पर ये माइनस लगा दें और ये प्लस, दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये माइनस इधर लगा हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? यार बहुत ध्यान से देखने वाली चीजें होती है, ये नहीं कि एकदम से देखा और कैलकुलेशन करने लगे, जैसे मैंने देखा ही नहीं इलिप्स कौन सा है। तो सबसे पहले, जैसे इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि इलिप्स को देखना वो कौन सा इलिप्स है, आपका हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। हाइपरबोला भी देखें, हाइपरबोला में ये जो माइनस लग गया ना, इसके कारण लफड़ा हो जाता है, ठीक है। चलिए एनीवे, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें जो भी रिजल्ट लगाने वो किस हाइपरबोला के लिए, अरे पगले कौन सा हाइपरबोला है, कौन सा हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए। कॉन्जुगेट हाइपरबोला का क्या इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी कितना है ई, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर की वैल्यू 16, बी स्क्वायर की वैल्यू 9, आप सॉल्व कर देंगे कितना आ गया 5/3। चलिए इसके आगे क्या लिखा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है 2a स्क्वायर अपॉन बी, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 16, बी की वैल्यू कितनी 3, तो 16 2 जा 32/3, ये आ गया। इसमें वैल्यू रख दीजिए, कौन सा ऑप्शन आ गया 296, सब ए ही आ रहा है ऑप्शन, अंधी नहीं मारना है, पता चला अगली बार बीबी आ जाए, है ना, तो इसलिए दिक्कत हो सकती है। अभी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए इसके आगे वाला, ये वाला सॉल्व करें। कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, आप यदि आपने नोट्स रिवाइज की हो बेटा, बातें नहीं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला तीनों में रिलेशन बिटवीन लाइन एंड कर्व पढ़ाया था। लाइन और पैराबोला के बीच में रिलेशन, लाइन और इलिप्स के बीच में रिलेशन, लाइन और हाइपरबोला के बीच में रिलेशन। किससे किससे सॉल्व हो गया, एक बच्चे से। क्या कॉन्सेप्ट यूज किया बेटा आपने, सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। एक मिनट एक मिनट, सबसे पहले तो मेरी बात सुनिएगा। ये इन्होंने सीधे सीधे इनको हाइपरबोला की कंडीशन याद है। इन्होंने कहा सर हाइपरबोला में आपने 3 चीजें बताई थी कि लाइन हाइपरबोला को 2 जगह कट करेगा, यार 2 जगह कट करेगा, तो उस केस में आया था सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और टच करेगा तो सी स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नाइदर टचेस नॉट इंटरसेक्ट में सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये जो कंडीशन थी केवल केवल किस हाइपरबोला के लिए थी? ट्रांसवर्स हाइपरबोला के लिए। क्या ट्रांसवर्स हाइपरबोला है? बिल्कुल करेक्ट है, ट्रांसवर्स हाइपरबोला। कैसे पहचाना? क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है और वाई स्क्वायर के आगे माइनस है, तो ये ट्रांसवर्स हाइपरबोला होता है। अपोजिट होता है, यदि यहां माइनस और यहां प्लस होता तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो उसमें ये कंडीशन वैलिड नहीं होती। अच्छा एक चीज और, तो इसमें तो ये खत्म हो गया। अब लेकिन इसमें था क्या यार, इसको यदि मेरी बात सुनना, यहां पर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर के नीचे कितना आएगा? 9, वाई स्क्वायर के नीचे कितना आएगा? 1 इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू, अरे ए स्क्वायर की वैल्यू 9, बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया। और ये जो लाइन है इसको हम चेंज करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टर्म में। किसके टर्म में? ये जो लाइन है उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? डायरेक्टली नहीं लिखना है, आपका जो लाइन का फॉर्मेट होगा वो कौन सा होना चाहिए? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें m की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस अल्फा बाई 2, और c की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2। सारी वैल्यू रख दीजिए, क्या आपका इनइक्वालिटी बन जाएगा? किसके टर्म में? अल्फा के टर्म में। एक बार इसमें वैल्यूज रख के देखो क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक में बनेगा इनइक्वालिटी। मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन आपका यूज हो गया, और ये आई थिंक थर्ड लेक्चर में पढ़ाया था। यदि हाइपरबोला सॉरी पैराबोला में देखें तो थर्ड लेक्चर, हाइपरबोला में तो मिक्स करके पढ़ाया था, इलिप्स और हाइपरबोला, तो वो एक साथ पढ़ा दिया था। लेकिन पैराबोला से भी तो रिलेटेड है, पैराबोला में भी ऐसे ही पढ़ा था, उसका थर्ड लेक्चर था। और नॉर्मली टेंजेंट तो सिलेबस में नहीं है, तो हम यदि ऐसा देखें सर आपने तो इसको टेंजेंट में पढ़ाया था, टेंजेंट ही तो जब पढ़ा रहे थे, तो वो कहेंगे यार टेंजेंट नहीं है, ये क्या है? लाइन और हाइपरबोला है, लाइन और ये लाइन टेंजेंट भी नहीं है, तो इतना तो आना चाहिए। चलिए एनीवे, यहां पर इसमें जैसे वैल्यू रखोगे क्या इनइक्वालिटी बनी? नहीं, वो अल्फा में इनइक्वालिटी क्या बनी? 9 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन 0, ये बन रहा है क्या? क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 है, तो जो रूट्स होंगे वो सॉरी जो इंटरवल होगा रूट्स के बाहर होगा। अरे बोलो भाई, तो पहला रूट क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट से माइनस √5/3 यूनियन, और क्या होगा? √5/3 से इनफाइनाइट। इसमें किसी को कोई डाउट है? यदि ग्रेटर लगता है, इसके रूट क्या रहे? √5/3 और माइनस का √5/3, तो एक इसके इधर छोटा और एक उससे बड़ा, मतलब रूट्स के बीच में नहीं, उसके बाहर सॉल्यूशन होगा। तो वेवी कर्व भी बनाने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली उसमें लिख पाते हैं जब भी क्वाड्रेटिक का केस होता है उस केस में। तो इसमें इन्होंने पूछा क्या है? देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा, इसमें से कौन सी अल्फा की वैल्यू पॉसिबल है? तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल जो इस इंटरवल में होगी? तो यार ये लगभग कितनी वैल्यू होगी? 0.7 के आसपास होगी। तो ये 0.8 तो इसमें मिल रहा है ना, और ये वैल्यू माइनस का 0.7, तो ये सब इनके इस इंटरवल में नहीं है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? 0.8। अब ये नंबर तो देख पाओ यार, कौन किससे बड़ा है, ये नंबर किसके लगभग बराबर है, वो भी नहीं देख पाओगे, तो फिर ये तो फिर मेरा पढ़ाने का काम ही नहीं इसमें। अच्छा दूसरी चीज, मेरी बात सुने, जरूरी नहीं है कि हाइपरबोला पूछा जाए, इस कर्व की जगह पैराबोला हो सकता है, सर्कल हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, या फिर इनके अलावा कोई भी 2 डिग्री कर्व हो सकता है, जिसकी कंडीशन भी मुझे याद नहीं है, जिसकी कंडीशन भी मुझे याद नहीं। शायद यहां कोई ऐसा 2 डिग्री कर्व दे दिया जाए जो ना तो सर्कल हो ना ही पैराबोला। आप समझ नहीं पा रहे कि वो एक्चुअल में कौन सा इक्वेशन है, कोई भी हो, तो आपको करना क्या है? आपको इस लाइन को इसमें पटक देना है। हम इंटरसेक्शन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यार ये लिखा कितना है? x² - 9, y की वैल्यू यहां से कितनी आएगी?
1 माइनस अल्फा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। ये बनेगी एक्स में क्वाड्रेटिक, किसमें? एक्स में। तो ये क्वाड्रेटिक कुछ ऐसी बनेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। और सुनिएगा, इस लाइन ने इसको ना तो टच किया ना ही कट, मतलब इसमें जो भी दो सॉल्यूशन आएंगे वो दो के दोनों इमेजिनरी। तो ये जो भी क्वाड्रेटिक बन रही है उसका डी क्या कर देंगे? लेस देन 0। तो ये कॉन्सेप्ट दुनिया के हर 2 डिग्री कर्व में क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा, सेम रिजल्ट आएगा। आप बस ये जो क्वाड्रेटिक बन रही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में, ठीक है, उसका बस डी लेस देन 0 कर दीजिए। डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को लेस देन 0 कर दीजिए, यही सेम सोल्यूशन आ जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा और दुनिया के हर 2 डिग्री कर्व के लिए वैलिड होगा। नोट कर लीजिए आप इसको। क्वाड्रेटिक तो दिख रही ना एक्स में क्या बन रही है, उसका डी लेस देन 0। तो उसका जब डी लेस देन 0 करोगे तो डी की वैल्यू अल्फा के टर्म में आएगी, लेस देन 0, अल्फा में इनइक्वालिटी बन जाएगी और सॉल्व हो जाएगा, सेम इनइक्वालिटी बनेगा। जैसे ये कंडीशन इसको याद थी, इसने नोट्स रिवाइज किया था, बहुत को तो याद ही नहीं है, तो फिर ये लगा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। जिससे भी सॉल्व हो जाए रेज योर हैंड। एनीवन, किसी से सॉल्व हो रहा है? किसी बच्चे से सॉल्व हो रहा है? चलिए इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। क्या लिखा है? पी क्यू एक कॉर्ड है इस हाइपरबोला का। कौन सा हाइपरबोला है? कौन सा हाइपरबोला है? ट्रांसवर्स। कैसे पता चला? एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है, वाई स्क्वायर के आगे माइनस है। अच्छा, ट्रांसवर्स हाइपरबोला का केस है, सिंपल सी कहानी है। इसका ये फिगर होता है। आगे बोला गया ये जो पी क्यू कॉर्ड है परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के है,
एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है ये पी क्यू कॉर्ड, तो पी क्यू कॉर्ड इज, ये P हो गया, ये Q हो गया, पी क्यू कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, आगे बोला गया है O इज द सेंटर, कुछ रहा होगा, OPQ इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो OPQ बनेगा, OPQ कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी दे रखी है? √3 दे रखी है। तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √3 दे रखी है, ये एक इंफॉर्मेशन दे रखी। देन द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का आपको क्या निकालना है? एरिया। अच्छा, जो चीज निकालनी आप उसको सोचो यार, किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है मतलब इसका हाफ बेस इंटू हाइट। या तो तीनों वर्टेक्स पता हो, या तो तीनों वर्टेक्स पता हो, या बेस और हाइट की वैल्यू पता हो, ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। तो एक काम ये करते हैं यार, ये जो हाइपरबोला इसमें ये बी स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, और बी स्क्वायर किसकी मदद से आ जाएगा? क्योंकि इसेंट्रिसिटी दे रखा है। तो हाइपरबोला के केस में जो आपका बनेगा ए का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर। ए क्या है? हाइपरबोला से आया, और ई क्या उसका? इसेंट्रिसिटी, इक्वल टू क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये था। तो इसमें आप देखें ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 4 है, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गई, और ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 3, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गई, इक्वल टू ये बी स्क्वायर बचा। तो ये कितना इस जगह से बी स्क्वायर आ जाएगा? 8 आ जाएगा। मतलब इसका मतलब आपका जो हाइपरबोला है वो एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 8, सिंपल सा एक लाइन में पूरा का पूरा हाइपरबोला पता चल गया। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखो, ये टोटल एंगल कितना होगा? कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। तो ये पूरा एंगल 60, ये 60, ये 60, तो ये एंगल कितना बनेगा? 30 बनेगा। ये एंगल कितना बनेगा? 30। एक काम करते यार, ये वाला जो पॉइंट है ये x1 कॉमा y1 मान लेते, या जरूरी नहीं, इससे भी आसान है, पैरामेट्रिक पॉइंट मान लीजिए। पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है हाइपरबोला पर? ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा भी मान सकते हैं, या हम लोग कुछ ऐसा भी मान के चलते हैं। तो ये एंगल मुझे पता है 30 डिग्री, तो यार इसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या आएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज y1 अपॉन x1। और स्लोप किसके बराबर होगा? tan 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो ये 1/√3 हो जाएगा। तो इस जगह से हम ये कह सकते हैं यार, y1 का जो स्क्वायर होगा वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा x1 स्क्वायर बाई 3, ये निकल के आ जाएगा। अब इसमें यदि हम लोग रख दें तो y या x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। एक काम करते हैं, x की वैल्यू, तो x1 की जो वैल्यू आएगी, x1 का जो स्क्वायर आएगा दैट इज 3 y1 स्क्वायर के बराबर आएगा। इसमें वैल्यूज रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर बाई 4 माइनस का 3, y में ही आ रहा है ना, x में निकालते चाहे y में, कोई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। y1 का स्क्वायर कितना आ रहा है? दैट इज x1 का स्क्वायर बाई 3। इसमें वैल्यूज रख दीजिए। क्या आपके y1 और x1 की वैल्यू आ जाएगी? अरे बोलो भाई, निकाल लो भाई, कितना आ रहा है? y1 और x1 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये पॉइंट निकल के आ जाएगा, और ये पॉइंट आ गया तो सारी लेंथ आ जाएंगी। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू 8 इक्वल टू 1। यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है? आसान सा है। और x आ गया तो y आ जाएगा।
इसमें x की वैल्यू रख देंगे, y आ जाएगा। नॉर्मली आपने x का स्क्वायर निकाला होगा, x का स्क्वायर कितना आ रहा है, कितना, 24/5, तो x की वैल्यू अंडर रूट में आ गई। यहां रख दीजिए x1 का स्क्वायर मतलब 24/5, तो यहां से y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 8/5, तो y की वैल्यू आ जाएगी, y स्क्वायर इज 8/5। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनो बेटा, यार ये वाला जो पॉइंट होगा ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 24/5 कॉमा रूट 8/5। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, यार ये पॉइंट पता क्या सिमेट्रिक पॉइंट ये होगा, और ये वाला पॉइंट 0,0 होगा। क्या तीनों पॉइंट्स मिल गए, और 3 पॉइंट मिल जाते हैं तो एरिया आ जाता है डिटर्मिनेंट की मदद से। या फिर उससे बेटर क्या है, उससे बेटर यह है कि इस जगह पर x की वैल्यू क्या होगी, अरे इसके सामने जो p वाला है वही तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, इसका मतलब ये हाइट कहलाएगी। तो हाइट कितनी हो जाएगी, x कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, हॉरिजॉन्टल लेंथ है, तो हाइट कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 24/5। और यदि बेस की बात करें तो बेस इस पूरी लेंथ के बराबर लिखोगे, तो ये जो y कोऑर्डिनेट है उसका डबल, तो इसका डबल कर दोगे तो 2 टाइम्स अंडर रूट 8/5। तो हाइट पता, बेस पता, तो एरिया इज हाफ बेस इंटू हाइट। लगा दीजिए, कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन आ गया। भाई ये वाला जो पॉइंट होगा दैट इज अंडर रूट 24/5, 0 होगा, तो ओरिजिन से यहां तक की जो लेंथ हो जाएगी अंडर रूट 24/5, पूरे पे लगा हुआ है अंडर रूट। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतने ही क्वेश्चंस आपके हाइपरबोला के इस बार 2026 में पूछे गए, और 2025 में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस थे नॉर्मल से, आसान आसान से क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए, जितने भी हाइपरबोला के क्वेश्चंस थे सारे करा दिए। इलिप्स, पैराबोला, सर्कल 2026 के तो सारे हो गए, कुछ 25 के भी उसमें हैं। अब जो कैलकुलस में चालू करूंगा वो कहां से, रिलेशन से चालू करूंगा। पहला कौन सा, रिलेशन, दूसरा फंक्शन, ये टॉपिक का सीक्वेंस रहेगा। फिर लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी, ये एक टॉपिक है। देन डेरिवेटिव, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सीक्वेंस रहेगा आगे के चैप्टर्स का। रिलेशंस मैंने जो आपको टॉपिक संडे को पढ़ाया था, आपको याद होगा, लगभग जितने भी क्वेश्चंस आए सारे वैसे ही क्वेश्चंस थे, एक भी क्वेश्चन 2026 का उसके बाहर नहीं था। जो संडे की क्लास रिलेशंस की मैंने पढ़ाई थी उसमें फार्मूला लिखवाया था नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वाला, एक ये क्वेश्चन आ गया था। दूसरा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक कितने हैं ये, या ऑर्डर्ड पेयर कितने, इसके अलावा कुछ भी उसमें पूछा नहीं गया था, और सारी हेडिंग पे पूरा प्रैक्टिस कराया था मैंने। अब जिनका भी इसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो संडे को नहीं आए थे, उनको सिलेक्शन नहीं लेना था, उनके घूमना था, नानी के घर जाना था, कहीं मिलने जाना था, जहां भी जाना था वो गए थे। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे होंगे जिन्होंने वो टॉपिक उस समय नहीं पढ़ा था। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ा है तो हम आपको हिंट देंगे, ठीक है, पहले की कॉन्सेप्ट बता देंगे, उसके बाद रिवीजन करा देंगे। कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने रिलेशंस संडे वाला नहीं पढ़ा था, लगभग सबने पढ़ा था, ठीक है, 2-3 बच्चों ने बस नहीं पढ़ा है। कुछ तो हाथ ही नहीं उठाएंगे सर, समझ जाएंगे कहां गया था, है ना, इसलिए हाथ नहीं उठाना है ना। कुछ तो घर से आए होंगे, कोचिंग नहीं आए होंगे, है ना।
नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। कुछ तो ऐसे कि जो घर से यहाँ काकादू में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, लेकिन कोचिंग नहीं आए होंगे, है ना। सो रहे होंगे आराम से, क्या जाना है, सो लेते थोड़ा सा। चलिए इस वाले को देखते हैं, क्या लिखा है। ये एक पॉइंट है जो कि इस हाइपरबोला पर, यार पॉइंट इसके ऊपर है तो इसको क्या करेगा, क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई। तो जैसे ही सेटिस्फाई कराओगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, अपॉन में ए स्क्वायर, माइनस ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60, अपॉन में कितना बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। पॉइंट इसके ऊपर है तो नजर तो सीधे गई भाई, ये इसको सेटिस्फाई कर गया। ए और बी में एक रिलेशन आ गया, जिसके फोकस एस और एस डैश है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, कौन सा वाला हाइपरबोला है, ट्रांसवर्स हाइपरबोला, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए इज 8। तो मैं इसमें स्मॉल लेटर्स में लिख दे रहा हूं, 2b स्क्वायर में, क्योंकि ऊपर स्मॉल लेटर्स में लिख दिया, 2b स्क्वायर बाई ए, दिस इज इक्वल टू 8। यार दोनों को सॉल्व करके क्या हम लोग ए और बी निकाल ले जाएंगे, अरे बोलो भाई, ए और बी आ जाएगा, इसका मतलब हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी। तो ए और बी निकाल लो, दो इक्वेशन सीधे सीधे सॉल्व करना है। और ये काम मेरा नहीं है सॉल्व करने वाला, ये यहां सॉल्व करोगे तभी पेपर में हो पाएगा। और टीचर का लिखा लिखाया देखना चाहोगे, जिंदगी में पेपर में भी नहीं कर पाओगे। और नहीं कर पा रहे कैलकुलेशन तो घर पे जाओ यार, कैसे कैलकुलेशन होगा वो समझना है आपको। ए स्क्वायर की वैल्यू 25, बी स्क्वायर की वैल्यू 20। तो ये हाइपरबोला आ गया आपका। बात है नहीं बेटा, इसके आगे इन्होंने बोला पी एस एस डैश, आपको क्या निकालना है, पी एस एस डैश वाला जो ट्रायंगल बन रहा है। तो ये जो हाइपरबोला है, इसके दो फोकस होंगे, एक फोकस एस है, दूसरा फोकस एस डैश है। एक पी पॉइंट है जो कि इसी हाइपरबोला पर है, और पी पॉइंट पता है। तो आपका ये ट्रायंगल बन के आया। अब यार ट्रायंगल का एरिया निकालना, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ लगाया बेस, बेस क्या होगा, एस और एस डैश के बीच की डिस्टेंस, मतलब फोकस के बीच की डिस्टेंस। बेस क्या, फोकस के बीच की डिस्टेंस। और हाइट क्या होगी, हाइट होगी पी का, अरे पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। तो पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 2√15, 2√15। अरे भाई ये वर्टिकल लेंथ पी के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो फोकस के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर होती है, 2AE। क्या होता है, 2AE, 2 टाइम्स √15, हालांकि 2 से 2 ये कट जाएगा। अच्छा AE की वैल्यू निकालना हम लोग इसमें जानते हैं, AE, AE का जो स्क्वायर होता है, दिस इज इक्वल टू हाइपरबोला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो AE का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया, 45। तो AE की वैल्यू कितनी आ गई, √45। तो यहां रख दीजिए 2, AE की वैल्यू √45 और आगे √15, और सॉल्व कर दीजिए, कितना आ गया, क्या स्क्वायर पूछा गया इसका, इन्होंने एरिया का क्या पूछा है, स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, एरिया का स्क्वायर।
नोट हो गया सभी का? तो ये हाइपरबोला के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। बाइनोमियल थ्योरम में एक प्रॉब्लम आया था 2026 में, वो हेडिंग मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी उस समय, तो वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। हालांकि बिना पढ़ाए भी आप उसको कर सकते थे, तो एक बार थोड़ा सा हाइपरबोला की एक दो बातें थोड़ा सा रिवाइज करके उस कॉन्सेप्ट पे जाने की कोशिश करेंगे जो प्रॉब्लम इस बार 2026 में आया था। बहुत ध्यान से समझना। जैसे कि f प्लस एस, ये लिखा है, इसकी पावर n, इसका एक्सपेंशन तो सबको आता होगा। अरे बोलो भाई, सबसे पहला टर्म क्या होता है? NC0, f की पावर, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? n माइनस जीरो, s की पावर 0, जो नीचे लिखा होता है। अच्छा, NC0 के आगे NC1, NC1 इसके आगे फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 1, इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं, और सेकेंड टर्म की पावर नीचे क्या लिखा है? 1। आगे क्या बोलोगे? बोलो NC2, f की पावर n माइनस 2, s की पावर 2। आगे क्या बोलोगे? NCn, f की पावर n माइनस n, s की पावर n, या f की पावर 0 भी लिख सकते हैं। ये बाइनोमियल थ्योरम तो सबको ये एक्सपेंशन करना आता ही है। अच्छा, एक चीज बहुत ध्यान से देखो, यदि मैं बीच में इसमें माइनस कर दूं, बीच में माइनस करने का मतलब होता है अल्टरनेट टर्म्स प्लस माइनस हो जाते हैं, पहला प्लस फिर माइनस। तो जो फर्स्ट वाला टर्म होगा दैट इज NC0, f की पावर n माइनस 0, s की पावर 0, दूसरा माइनस NC1, f की पावर n माइनस 1, s की पावर 1, तीसरा प्लस NC2, f की पावर n माइनस 2, s की पावर 2, फिर माइनस, और ऐसे बढ़ता चला जाता है। बीच में माइनस आया तो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे हो जाता है। लेकिन यदि इन्हीं दोनों बातों को हम लोग ऐड कर दें तो ऐड करने पर f प्लस एस की पावर n और f माइनस एस की पावर n, यदि ऐड करेंगे तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ये ऐड होंगे तो 2 टाइम्स आएगा क्या? NC0, f की पावर n माइनस 0, s की पावर 0, ये कट गए, आगे वाले ऐड हो गए, 2 टाइम्स आएगा, दैट इज NC2, f की पावर n माइनस 2, s की पावर 2, और ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो जब हम इनका सम करते थे तो 2 टाइम्स NC0 और NC2, उसके आगे NC4, और लास्ट वाला डिपेंड करेगा n कितना है उसके हिसाब से लास्ट टर्म। जैसे n की जगह यहां 6 लिखा है तो NC0, NC2, NC4, NC6, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। अच्छा, यदि इन्हीं का डिफरेंस कर दिया जाए f प्लस एस की पावर n माइनस f माइनस एस की पावर n, तो डिफरेंस करने पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? 2 टाइम्स NC1, f की पावर n माइनस 1, s की पावर 1, NC3, s f की पावर n माइनस 3, s की पावर 3, और ऐसे बढ़ता चला जाएगा। डिपेंड करेगा लास्ट टर्म किसके ऊपर? n के ऊपर। तो जिनको नहीं आता है वो थोड़ा सा इसकी फोटो या लिख लो, इतना लिख ही लो यार, क्योंकि इसी का थोड़ा तो ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया आपको, कॉन्सेप्ट आपका पढ़ाया हुआ है, लेकिन यदि पर्टिकुलर वैसा ही क्वेश्चन कर लेते तो वो आसानी से कर सकते थे। तो पहले तो जिन्होंने नहीं पढ़ाया कुछ भी, क्योंकि उसमें बच्चे ही बहुत कम आ रहे थे उस समय, तो पढ़ा ही नहीं मैक्सिमम बच्चों ने, और नहीं भी पढ़ा होगा जो भी टॉपिक, क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट तो बहुत अच्छे से उस समय पूरी पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने उतना रिवीजन नहीं कराया। ऐसे टॉपिक्स जो आपके नहीं पढ़े हैं और हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो उनको अच्छे से उनको डिस्कस भी करेंगे। मतलब ये नहीं कि उसमें पीएचडी करा रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसा पूछा जा सकता है उनका कॉन्सेप्ट रिवाइज करके उनके क्वेश्चंस करने। इस संडे का थोड़ा सा आसान पेपर है, ठीक है, मतलब जेई मेंस का जैसा पेपर आता है वैसे ही पेपर रखा है, आसान है।
पिछले वाले तो थोड़ा सा डिफिकल्ट थे, इस बार का आसान पेपर है। अभी बीच में सुन लीजिए बेटा, बीच में कुछ सीबीटी टेस्ट आपके कंडक्ट कराएंगे और ठीक है। तो हालांकि आपका जेई मेन से पहले एक सीबीटी हुआ था, इधर मैं कुछ और सीबीटी आपके कंडक्ट करा दूंगा जिससे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये वाला तो अभी ऑफलाइन मोड पे है, और मे बी आगे वाला या उसके आगे कोई भी सीबीटी मोड पर हो सकता है। नोट हो गया सभी का? आपको कुछ याद होगा कि ये मैंने कुछ ऐसा सम कराया था, फिर कुछ एक दो क्वेश्चंस भी कराए थे, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तक बताए थे कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, वो सारी चीजें डिस्कस की थी। हालांकि उससे यहां पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नोट हो गया सभी का? चलिए, तो इसके आगे आपको एक और थोड़ा फंक्शन से रिलेटेड है, लास्ट सीट सुन लो बेटा, थोड़ा फंक्शन से रिलेटेड है। आपको कुछ याद होगा, जैसे कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक उसका इंटीग्रल और एक उसका फ्रैक्शनल। तो जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसका, वो कौन सा होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वाला होता है। जैसे मैंने एक नंबर लिया 2.3, या 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 2 होता है, और 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.3। मतलब इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड कर दिया जाए तो वो उस रियल नंबर के इक्वल हो जाता है। इसमें किसी को कोई डाउट है? अच्छा, जो इंटीग्रल पार्ट है वो इंटीजर होता है, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो। और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां तक होता है? 0 से 1 तक होता है। फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां तक होता है? 0 से 1 तक होता है। इसमें किसी को कोई डाउट है? अरे बोलो भाई, पक्का? तो इतना थोड़ा सा ये नोट कर लीजिए, फिर उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। हालांकि ये सब बातें आपको आती हैं, बट फिर भी मैंने बता दिया कि कोई रियल नंबर है, उसके दो टुकड़े होते हैं, एक इंटीग्रल और एक फ्रैक्शनल। इंटीग्रल पार्ट तो इंटीजर होता है, और फ्रैक्शनल 0 से शुरू होता है, 1 से छोटा होता है, 1 नहीं हो सकता फ्रैक्शनल पार्ट। चलिए, तो ये वाला तो क्वेश्चन जो मैं पूछने जा रहा हूं ये भी पीवाईक्यू है, ये 2026 वाला नहीं है, ठीक है। लिखेगा फाइंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ, ये पीवाईक्यू है बट इस साल का नहीं है, और ये वाला आ गया तो वो वाला भी अपने आप हो जाएगा। फाइंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ, आपको इंटीग्रल पार्ट निकालना है किसका? 2 + √3, 2 + √3 की पावर 6, इसका आपको इंटीग्रल पार्ट निकालना है। इसमें मैं, ये तो बस इतना पूछा गया था जेई मेंस में, केवल इतना पूछा गया था इसका इंटीग्रल पार्ट निकालो। इसी में एक और मैं प्रॉब्लम बनाऊंगा, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसका इंटीग्रल पार्ट निकालना है। क्या ये कोई रियल नंबर है? अरे बोलो, क्या ये कोई रियल नंबर है? अरे रियल नंबर है। अरे कैसा नंबर है? रियल है कि नहीं? अब इस रियल नंबर के कितने टुकड़े होंगे? तो एक इंटीग्रल और एक फ्रैक्शनल। तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो हमें फाइंड करना है। एनीवन कोई कर सकता है क्या? नहीं तो मैं डायरेक्ट बताऊं। कोई बच्चा? हाँ, शायद जुड़ जुड़ के कुछ बन जाए, इंटीजर बन जाए, है ना? तो वो दिक्कत। सुनो बेटा, मैंने माना कि ये एक कोई नंबर है, सुनिएगा, ये कोई भी नंबर है, एन का मतलब नेचुरल नंबर नहीं है, ये कोई नंबर है। कैसा नंबर है? रियल नंबर है। कैसा नंबर है? रियल। इसमें किसी को कोई डाउट? इसके कितने टुकड़े होंगे? 2।
एक इसका कौन सा पार्ट होगा, इंटीग्रल, और एक कौन सा होगा, फ्रैक्शनल। कोई दिक्कत? ये जो नंबर है इसके दो टुकड़े, एक इंटीग्रल और दूसरा, मुझे कौन सा वाला पार्ट चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, मतलब आई की वैल्यू चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, आई की वैल्यू। सुनिएगा, कभी भी ऐसा प्रॉब्लम होता है बाइनोमियल टाइप का हो, उसमें इंटीग्रल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट या कुछ भी ऐसा पूछा जाता है इस तरीके के बाइनोमियल वाले क्वेश्चंस में, तो जो भी नंबर लिखा होता है उसका हम कॉन्जुगेट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, कॉन्जुगेट। और इसकी पावर कितनी, 6। थोड़ा सा इस नंबर, ये जो कॉन्जुगेट वाला लिखते हैं हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट या इससे एसोसिएटेड कुछ पूछा जाए कि ये कैसा नंबर, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ऐसा पूछा जाता है तो उस नंबर का सबसे पहले तो कॉन्जुगेट पार्ट लिखेंगे। अब ये जो नंबर कॉन्जुगेट वाला, इसकी थोड़ा एनालिसिस करते हैं। ये क्या लिखा है, 2 माइनस √3, √3 की वैल्यू 1.73 लगभग, तो 2 से 1.73 जाएगा, कितना बचेगा, लगभग लगभग 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग की पावर 6 कर दोगे और कम हो जाएगा। मतलब ये जो नंबर लिखा है एक्चुअल में ये 0 से बड़ा है। अरे है तो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो मैंने इसको अपनी तरफ से f डैश माना। क्या माना, f डैश। लेकिन ये जरूर बोल दिया कि भाई ये जो f डैश आप देख रहे हैं ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा, ना तो 0 है ना ही है इसके बीच में, एग्जैक्टली तो काउंट नहीं कर पा रहे बट इसके बीच में ही कहीं लाई कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही? अब क्या करना है सुनिएगा, अब इस n और f डैश को, या n की जगह क्या लिखा है, i प्लस एफ, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करना अभी सीखा था। ये f प्लस एस की पावर n है, तो ये f माइनस एस की पावर n है। ऐड करते हैं, ये i प्लस एफ और f डैश ऐड होकर के कितना बनेगा, i प्लस एफ डैश। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स n, n की वैल्यू कितनी है, 6 है, NC0, f की जगह कौन है, 2, s की जगह कौन है, √3, f की पावर 6 माइनस 0, √3, s की पावर 0, इसके आगे क्या, 6c2 ऐड करने तो c0 c2, f की पावर इन दोनों का डिफरेंस, s की पावर 2, इसके आगे 6c4, और ये क्या बनेगा, 2 की पावर 2, √3 की पावर 4, उसके आगे 6c6, 2 की पावर 0, √3 की पावर 6। एक बार ये नंबर कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, 991। एक बच्चे का ये सम आ रहा है 991। एक बार देखो सभी लोग कैलकुलेट करके, ये जो 6c0 है इसकी वैल्यू तो 1 है, 6c2 की वैल्यू कितनी है, 15 है, और ये वैल्यू भी 15 होगी, और ये 6c6 की वैल्यू 1 होगी। और तो पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं, करके ऐड करके दो कितना बन रहा है। इस बार जेई मेंस में एक सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल नाम का चैप्टर होता है। हालांकि वो सिलेबस में नहीं है बट उसका एक फॉर्मूला यूज हो गया था, तो कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम आपको याद करा देंगे। एक तो साइन रूल, कोसाइन रूल, और 2-3 और रिजल्ट हैं जो साइन और कोसाइन के अलावा याद रखने वो यूज हो सकते हैं, हालांकि ये चैप्टर सिलेबस में नहीं है। तो वो जो रूल्स हैं, वो जो फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको लिखवा दूंगा यार, कहीं ऐसा कुछ आ जाए और ये निकालना पड़ जाए तो ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इस बार पूछा गया, एक जगह यूज हो गया था। हालांकि साइन और कोसाइन रूल तो हम लोग भी यूज कर चुके हैं बीच में, बट इनके अलावा 1-2 रूल्स और हैं जो हमें याद होने चाहिए। तो ये निकल के आया i प्लस एफ
प्लस एफ डैश, दिस इज इक्वल टू इंटू 2 भी लगाया आगे, पता चला पूरा कैलकुलेट कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, खुश हो गया यार ये तो कैलकुलेट हो गया। अब जोड़ नहीं पा रहे हो तुम लोग यार, कितना 2702, 2702 ये आएगा मुझे भी लग रहा है, देख लो कैलकुलेट करके। क्या सभी का इतना कैलकुलेशन आ रहा है? अब मेरी बात सुनिएगा, लिखना बंद करो सभी लोग, इधर सुने बेटा। प्रॉब्लम क्या था इसमें कि ये जो नंबर है इसका क्या फाइंड करना है, कौन सा पार्ट, इंटीग्रल। इसका मतलब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, आई की। अब थोड़ा सा अब लॉजिक लगाने की कोशिश करें, आई की वैल्यू निकालनी है। देखिए कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके पास, कैलकुलेशन है, बस बुद्धि लगानी है, छोटी सी मैथमेटिकल 9th 10th 7th 8th क्लास की। ये मतलब किसी बच्चे को बता दिया जाए ये ऐसा एफ होता है ऐसे, तो सोचो ऐसा ऐसे, तो वो भी सोच सकता है। एनीवन, आई की वैल्यू निकालनी है 2701। एक बच्चे ने बोला सर आई की वैल्यू होगी 2701। गुड, कितने लोगों का आ गया, दो। आपका हो गया, कैसे किया बताओ? पूरा पूरा कैलकुलेट ही कर दिया इसने, तो वो तो खतरनाक हो सकता है कैलकुलेशन, तो उसमें अंडर रूट भी बचेगा ना, गलत हो जाएगा उधर से। चलिए लास्ट में आप बताओ कैसे आया 2701। हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाँ। तो ये दो क्या बता रहा है सर? अब थोड़ा थोड़ा फास्ट बोल गया है, जो अगल बगल वालों को भी समझ में नहीं आया होगा। उसने कहा सर ये जो नंबर है, ये जो नंबर, सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये जो नंबर है ये अपने आप में इंटीजर है। कैसा है? ये नंबर अपने आप में क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो जब राइट हैंड साइड वाला इंटीजर है तो ये नंबर भी पूरा का पूरा इंटीजर आना चाहिए। इसने कहा भाई ये दोनों कैसे हैं, अरे इसकी वैल्यू इसके बराबर है और ये इंटीजर है, तो इधर वाले को भी, तो आई प्लस एफ, एफ डैश को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर। अच्छा ये जो एफ है, ये एफ क्या है, इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो किसके बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में। ये 0 भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ तो पॉइंट में बनेगा ही बनेगा। तो हमने कहा भाई इस वाले का जो इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट एफ है वो 0 से 1 के बीच में, और ये जो नंबर है, ये नंबर अपने आप में ही किसके बीच में है? अरे अभी थोड़ी देर पहले देखा था या 2 से √3 जाएगा, उसका 6 पावर करोगे तो ये नंबर अपने आप में 0 से 1 के बीच में। ये नंबर है क्या, एफ डैश। तो एफ डैश भी किसके बीच में है, 0 से 1 के बीच में। बट इस जगह पर एफ प्लस एफ डैश नजर आ रहा है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 0 + 0 एफ प्लस एफ डैश
और इधर 2। इसका मतलब f और f डैश का जो सम है वो 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। लेकिन ये है क्या यार, तो 0 से 2 के बीच में कोई इंटीजर होता है क्या? नहीं होता है। 0 से 2 के बीच में कोई इंटीजर होता है यार? क्या इसको इंटीजर होना पड़ेगा? क्यों होना पड़ेगा बताओ? ये इंटीजर क्यों होगा? सुनिएगा, ये क्या है, मैं आई को उधर भेज दूं, आई को उधर भेज दूं, इंटीजर से इंटीजर जाएगा, इंटीजर, तो इधर बचा कौन? f प्लस एफ डैश, तो उसको क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो हमने जो f प्लस एफ डैश निकाला है इसको क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इंटीजर। 0 से 2 के बीच में कोई इंटीजर है? कौन है? 1, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो f प्लस एफ डैश की वैल्यू कितनी हो गई? 1। यदि इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये उधर चला गया, तो i की वैल्यू 2701 हो जाएगी। अब सुनिए, इस बार जेई मेंस में क्या आया, इधर सुनो। जेई मेंस में कहा कि ये एक नंबर है, सुन लो बेटा, ये एक नंबर है 2 प्लस रूट 3 की पावर 6 है, ऐसा कुछ नंबर दिया था। उन्होंने कहा इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो इवन होगा या ऑड नंबर होगा। तो इस वाले का बताओ, इंटीग्रल पार्ट कैसा है, इवन है या ऑड है? ये वहां पूछा गया। इस बार 2026 में ऐसा ही प्रॉब्लम आया, बस नंबर थोड़ा अलग है। पूछा क्या गया, इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो ऑड है या इवन है, ऐसे कुछ उसमें ऑप्शंस थे। तो ये प्रॉब्लम पूछा गया, आप इसको नोट कर ले। चलिए, अच्छा इसी में एक और प्रॉब्लम में बढ़ा देता हूं, इसकी वैल्यू निकालो। आप वैल्यू निकाल के बताओ n टाइम्स 1 माइनस एफ की वैल्यू। देखते कौन बता पाता है n टाइम्स 1 माइनस एफ की वैल्यू। कुछ बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, उनका बुद्धि नहीं है। अरे ये नहीं कि कैलकुलेशन करने की कोशिश करें, सब कुछ आपके सामने है, सब आपके सामने। इसी प्रॉब्लम में n टाइम्स 1 माइनस एफ, बुद्धि लगाओ। जब यहां लगेगी बुद्धि तो वहीं चलेगी बुद्धि, यहां नहीं लगाने की कोशिश करो, बढ़िया मुस्कुराओगे बैठे रहोगे तो बुद्धि ही नहीं चलेगी पेपर में, कैलकुलेशन ही नहीं बनेगा। बस कैलकुलेशन है। किससे किससे हो गया? एक बच्चे से, जिससे भी हो जाए रेज योर हैंड, आंसर नहीं करना है। और कोई बताओ, जोड़ घटा नहीं पा रहे हैं, अब ये बताएगा सॉल्यूशन, तुम कहोगे अच्छा ये था। जोड़ घटा नहीं पा रहे हैं, शर्म करो तुम लोग यार, क्या यार भाई, सीधे सीधे वैल्यूज आपको सामने दे दी गई हैं। एनीवन? 2701 आएगा इसकी वैल्यू, गुड। इसकी वैल्यू भी टू, इंटीग्रल पार्ट भी 2701 आएगा और ये भी 2701 आएगा। कैसे? f प्लस एफ डैश की वैल्यू, हाँ f प्लस एफ डैश बराबर 1 है, ठीक है। f डैश इक्वल टू 1 माइनस एफ, मतलब आपका कहना कि 1 माइनस एफ को हम क्या लिख दें? f डैश। तो ये n हो गया, आगे f डैश, n की वैल्यू पता है, n की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 की पावर 6, f डैश की वैल्यू पता है 2 माइनस रूट 3 की पावर 6। पावर पावर सेम है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई, a प्लस बी
a माइनस बी, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 की पावर कितनी बनेगी 6, 1 की पावर 6 इज 1। अब जोड़ घटा नहीं पा रहे, नंबर सामने लिखे तो साला क्या कैलकुलेशन हो पाएगा। तो ऐसे ही वो बनाते हैं कि थोड़ी बुद्धि लगाओ, कैलकुलेशन करते हैं, वही बिगड़ जाता है मामला। भाई जेई मेंस का पेपर है तो कैलकुलेशंस में ही वो बुद्धि चलवाते हैं आपसे कि तुमको कैलकुलेशन करना आता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मतलब जितने आप कोऑर्डिनेट की पूरी एनालिसिस देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लोगों को टफ लगती है, लेकिन कैसे प्रॉब्लम्स आए, यदि मैंने जो सॉल्व करा तब आपको लग रहा होगा यार ये क्या था, अब तो लग रहा वहां नहीं लगा, यहां लग रहा, और अपने आप समझ में आ रहा, थोड़ा सा सर हिंट दे रहे हैं तो समझ में आ रहा कि यार इतना आसान था, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो बुद्धि तो खुद की चलानी ना, हम थोड़ी नहीं वहां हिंट देने चले आ जाएंगे आपको। तो खुद से क्वेश्चन को समझना सीखो कि क्या गिवन है, क्या पूछा गया, या कहां से उठा करके कौन सी चीजें रख दें कि ये इसकी वैल्यू आ जाए। ये सारी चीजें करना कब बच्चा सीखता है, जब खुद से कैलकुलेशन करता है। चलिए एक और ऐसे ही प्रॉब्लम लेते हैं। एक नंबर है दैट इज 3 प्लस रूट 7 और इसकी पावर में n है, वेर n इज नेचुरल नंबर। n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। अब इसमें कहा गया है इंटीग्रल पार्ट, आगे लिखे इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस नंबर इज, इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस नंबर इज, फर्स्ट ऑप्शन इवन, सेकेंड ऑप्शन ऑड नंबर होगा, थर्ड ऑप्शन नेगेटिव नंबर होगा, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा। इसका जो इंटीग्रल पार्ट आएगा वो इवन है, ऑड है, क्या है आपको बताना है। ऐसे ऑप्शंस हैं। आपको कल रिलेशंस टॉपिक पढ़ाया जाएगा, मतलब उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी जो 2026 के पीवाईक्यूज आए हैं, और साथ में उनको प्रैक्टिस कराने से पहले उनके कुछ की पॉइंट्स होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको i प्लस एफ मानते हैं। क्या मानते हैं, i का मतलब इसका इंटीग्रल पार्ट, f का मतलब इसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो i प्लस एफ इज 3 प्लस रूट 7 की पावर n, वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जिसमें n क्या है, नेचुरल नंबर, बट पता नहीं कि कितना है, बट नेचुरल नंबर है। अच्छा, इस तरीके का जब भी प्रॉब्लम होता है तो एक एफ डैश लेंगे, वो क्या होगा 3 माइनस रूट 7 की पावर n, वो कॉन्जुगेट फॉर्म में होगा। उसमें 3 प्लस रूट 7 था तो इसमें 3 माइनस रूट 7, बट यहां पर एक चीज देखनी पड़ेगी, रूट 7 लगभग 2 पॉइंट समथिंग, 3 से 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग की कुछ नेचुरल पावर्स कर दोगे तो 1 से छोटा 0 से बड़ा। तो यहां से ये नजर आ रहा कि एफ डैश आपका 0 से 1 के बीच में होगा, एफ भी 0 से 1 के बीच में होगा, क्योंकि आपका क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इन दोनों को यदि ऐड करें तो i प्लस एफ डैश। अच्छा, जब ऐड करोगे तो इसमें 2 टाइम्स आएगा, और NC0
f की पावर n माइनस 0, s की पावर 0, मतलब √7 की पावर 0 जाएगा, या फिर √7 की पावर 2, √7 की पावर 4, तो अंडर रूट तो कहीं बचेगा नहीं। मतलब ये जब पूरा मल्टी जो भी है पूरा मल्टीप्लाई किससे हो गया, 2 से, यदि 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ओवरऑल ये नंबर कैसा बन जाएगा, ये नंबर आपका बन जाएगा इवन इंटीजर बन जाएगा, वो पॉजिटिव बनेगा। अरे बोलो भाई, ये भाई जो भी बन रहा है इंटू 2 करेंगे वो इवन नंबर आ जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो गया। यार f और f डैश की वैल्यू 1, क्यों, क्योंकि f की वैल्यू किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में, इसका फ्रैक्शनल पार्ट, इनका सम करोगे तो f और f डैश का सम 0 से 2 के बीच में, और f और f डैश को इंटीजर होना पड़ेगा, क्योंकि इधर इक्वल में क्या है, इंटीजर, यदि इंटीजर से इंटीजर ऐड होगा तभी तो इंटीजर आएगा। तो f और f डैश का सम यदि 0 से 2 के बीच में, तो f और f डैश को इंटीजर होने के लिए इसकी वैल्यू 1, और यदि इसकी वैल्यू 1 हो गई तो ये 1 उधर चला गया, तो i की वैल्यू कैसी आ जाएगी भाई, इवन से 1 चला गया, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस नंबर इज ऑड नंबर। ये ऑप्शन करेक्ट था, यही 2026 में आता, बट नंबर थोड़ा चेंज था। चलिए एक और ऐसे ही लेते हैं। इस नंबर की जगह बस थोड़ा सा चेंज कर देना है। 5 प्लस 3√3 इसकी पावर में 2n प्लस 1 है, वेर n इज नेचुरल नंबर। इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो कैसा होगा, इवन होगा, ऑड होगा, नेगेटिव नंबर, आप लिख लीजिएगा। इंटीजर पार्ट इज, इसका इंटीजर पार्ट कैसा होगा, सेम प्रॉब्लम है अभी, सेम प्रॉब्लम, कोई चेंज नहीं, लगभग सेम, और सेम भी दे दिया जाए तब भी कौन ना कर पाओ तुम लोग। सबसे पहले तो i प्लस f की वैल्यू 5 प्लस 3√3 की पावर 2n प्लस 1 लिख लिया होगा। f डैश का मतलब होगा 5 माइनस कॉन्जुगेट लिख लिया होगा सभी ने, ये कॉन्जुगेट सबका लिख गया होगा। अभी आगे करना है सवाल। यार एक चीज यहां लफड़ा आ रही है यार, 3√3 कितना होगा, 5 पॉइंट समथिंग, और 5 से 5 पॉइंट समथिंग जाएगा तो नेगेटिव, पॉइंट में नेगेटिव, उसकी पावर ऑड करेंगे नेगेटिव ही रहेगा। इसका मतलब यहां पर लफड़ा हो गया कि ये जो f डैश है, ये f डैश कैसा है, नेगेटिव है, लेकिन पॉइंट में ही कुछ है, तो -1 से, अरे थोड़ा कैलकुलेशन करके देखो, 5 से 5 पॉइंट समथिंग जाएगा, माइनस का 0 पॉइंट समथिंग, ऑड पावर करोगे माइनस का ही पॉइंट में आएगा, तो माइनस का आएगा तो -1 से 0 के बीच में रह जाएगा। यहां थोड़ा सा लफड़ा। अब ये f डैश कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, ये एक नंबर है, कॉन्जुगेट नंबर है, मैंने इसका फ्रैक्शनल पार्ट f डैश नहीं बोला है, इस नंबर को f डैश माना है, इस बात को याद रखना है। पता चला इसको फ्रैक्शनल पार्ट सोच रहे हो, तो अब इनका जो सम होगा इन दोनों का, f और f डैश का सम किसके बीच में आ रहा है, -1 और से लेकर के 1, लेकिन सुनेगा इनको ऐड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, क्या 2 इंटू समथिंग, और 2 इंटू समथिंग इज इवन। अब बस हमें चाहिए, ये इंटीजर है, इसको भी इंटीजर बना दे, और ये इंटीजर इधर लिखा है, तो यार f और f डैश इंटीजर है और किसके बीच में है, -1 से 1 के बीच में कोई इंटीजर होता है, 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है,
जीरो। तो एफ और एफ डैश की वैल्यू ये जीरो हो जाएगी तो आई कैसा नंबर बन जाएगा? इवन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पहला वाला, इवन। आई होप बात समझ में आ रही होगी। ये मत सोचना जब तो जोड़ते हैं तो इवन बन जाता है और ये वन उधर ले जाते हैं तो ऑड बन जाता है ना। तो ये धोखे में नहीं रहना है, उसमें डिपेंड कर जाता है एफ डैश कैसा है ना, एफ डैश। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, कल हम लोग इसके आगे कैरी करेंगे।